नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन आज का अगर देखा जाए तो पश्चिमी एशिया के लिए और इस दुनिया के लिए कह सकते हैं। पश्चिमी एशिया ही क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान जो है उसके ऊपर एक जंग थोपी गई और उस जंग को ईरान ने जिस ढंग से हैंडल किया उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और उसके बाद अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल किसी जगह की नहीं बल्कि ये विजुअल्स जो हैं वो प्लेन की हैं, जहाज के अंदर के विजुअल्स हैं। और ये वो बैग्स हैं, वो बच्चियां हैं जिनकी मौत हो गई अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन, इस युद्ध जो स्पेशली युद्ध थोपा गया था उसके कारण 168 जो बच्चियों की मौत हुई थी मिनाब के एक स्कूल में। और उसके बाद अब ये तस्वीरें, ये देखिए, मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो वहाँ की संसद जो जिसे मजलिस कहते हैं उसके स्पीकर हैं, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक टीम आई है जो यहाँ ईरान से पाकिस्तान पहुँच गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो इनका नूर हवाई अड्डा जो है वहाँ पे, और उस हवाई अड्डे पे यहाँ पर जब इनका स्वागत हुआ तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें आ रही हैं। नूर खान हवाई अड्डा, माफ़ी चाहूँगा, नूर खान हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए इसाक डार जो विदेश मंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री हैं वहाँ के पाकिस्तान के, और उनके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है और शहबाज शरीफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है इस पूरे घटनाक्रम में। और अब बातचीत यहां तक पहुंची है कि एक टेबल पर दोनों पक्ष यानी अमेरिका और ईरान बैठकर आज बातचीत करेंगे। अब अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भी जो जेडी वेंस के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल आया है वो भी अब पहुंच चुका है इस्लामाबाद, और थोड़ी देर में बैठक होगी। इस्लामाबाद चारों तरफ से छावनी में तब्दील हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरमियानी रात यानी कल और आज की दरमियानी रात की तस्वीर है जो नूर खान हवाई अड्डे पर ये इस्लामाबाद में ये पहुंचे हैं। बागेर को आप देख रहे हैं, इनके अलावा सैयद अब्बास अरागची और वहां के जो सेंट्रल बैंक, जो वहाँ का मेन, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है वैसे ही ईरान का सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है, और उसके जो मुख्य हैं कर्ता धर्ता, उनकी तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बहुत सारी हैं तस्वीरें यहाँ पे आ रही हैं, और इस डेलीगेशन में कौन कौन आया है और आगे क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आराधना मौजूद हैं। आराधना, आपका स्वागत करता हूँ। आराधना, इस डेलीगेशन में कौन कौन है ज़रा ये बताइए। ईरान की बात हम पहले कर रहे हैं, और ईरान की ये तस्वीर और ईरान के इस डेलीगेशन में जो तस्वीरें ये लोग लेकर आए हैं ये दिल को छू रही हैं तस्वीरें। और ऐसे ही आप सोचिए ज़रा कि अगर जब भी हम बात करते हैं मिनाब के घटनाक्रम की बात आती है इस पूरे जंग में, अगर किसी एक घटना का जिक्र किया जाए तो ये दिल दहलाने वाली घटना थी जब एक स्कूल पर सुबह बच्चियां अपने बस्ते के साथ बैग्स में कुछ टिफिन लेके आई होंगी, कुछ वाटर बोतल्स लेके आए होंगे, कुछ किताबें होंगी, सब पढ़ने के लिए, कलम पेंसिल ये सब पढ़ने के लिए, और ये अचानक वहाँ पर मिसाइल दागे जाते हैं और सब जमींदोज हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद घटनाक्रम है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने का एक बहुत नायाब तरीका यहाँ पर ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने दिखाया है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है और इस्लामाबाद से क्या खबर आ रही है, आराधना? जी बिल्कुल राजीव जी, देखा जाए तो ईरान जिस तरह इस्लामाबाद पहुंचा है उसने अपना संदेश साफ दे दिया है कि उसकी नीयत क्या है, वो क्या चाहता है। एक तरफ अगर जंग की बात करें तो जंग के मैदान में उसने किस तरह अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया है ये पूरी दुनिया ने देखा। ये साफ नजर आया कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए सीज फायर के लिए, यानी जंग के मैदान में भी ईरान ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है। और जब अब बात आ रही है कूटनीति की, जब बात आ रही है वार्ता की, तो वहां भी ईरान का रुख साफ है। वो बार बार कह रहा है कि हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, यानी उसके साथ अब तक जो कुछ हुआ है वो अपनी सीख साथ लेकर चल रहा है। वो आंख मूंद कर यहां नहीं आया है क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईरान के साथ उसकी सारी शर्तें मान ली जाए। अमेरिका हर तरह से पूरी इस कोशिश में जुटा है कि कैसे भी इस जंग में वो अपनी जीत साबित कर सके, लेकिन ईरान भी अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ आया है। उसने ये साफ कर दिया है कि ये युद्ध हम पर थोपा गया था और अब हमारे साथ और गलत नहीं होगा। जिस तरह यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 168 छात्राएं पहले हमले में जिनकी जान चली गई थी, इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया था, आज भी उस घटना को जब हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि किस तरह का नजारा था।
मतलब कोई भी दुनिया में नहीं देखना चाहेगा किस तरह 168 कब्र खुदी, वहां उन छात्राओं की बॉडीज को दफन किया गया, वो पूरा नजारा कोई दोबारा याद नहीं करना चाहेगा। और आज जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचता है और उन तस्वीरों के साथ, उन बैग्स के साथ वो वहां पहुंचता है, तो उसका मैसेज साफ है कि जो अपराध अमेरिका और इजराइल ने किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा कि हाँ ये हमने गलती की है, इसकी निंदा की जानी चाहिए वैश्विक स्तर पर। ये क्लियर मैसेज एक वर्ल्ड स्टेज पर देने की कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। और यही नहीं, उनका जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसका नाम भी मिनाब 168 रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में अपना मैसेज देने में कितना कामयाब हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल है, तो लगभग 71 लोग पूरी संख्या में आए हुए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 71 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और इनमें प्रमुख तौर पर ईरानी संसद के स्पीकर है मोहम्मद बागिर गालिबफ, जो कि इस पूरे डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि गालिबफ के साथ अब्बास अराक्ची भी मौजूद हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासेर हेमती ये भी मौजूद हैं और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली अकबर अहमदीन ये भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। और इनके साथ विदेश मामलों के उपमंत्री काजेम गरीबाबादी और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई भी मौजूद हैं। यानी ईरान के वो सभी जाने माने चेहरे जो इस जंग के दौरान ईरान की रीढ़ की हड्डी के तौर पर मौजूद रहे। दिखाई दिया हमें किस तरह उन्होंने अमेरिका और इजराइल को डटकर जवाब दिया, ईरान का रुख दुनिया के सामने रखा। और अब एक बार फिर वो वैश्विक मंच पर सामने आए हैं ईरान का पक्ष लेकर, ये बताने के लिए कि उनकी मांगे क्या है। और कहीं ना कहीं ईरान के रुख से ये साफ है कि इस बातचीत के दौरान भी वो कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति देखी गई राजीव जी, हमने देखा कि किस तरह ये बातचीत ऐसा भी हो गया था कि हो सकता है कि बातचीत टल जाए, रद्द हो जाए, क्योंकि ईरान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था कि जिस तरह लेबनान में हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना होगा और उसकी जो शर्तें थी उन्हें माननी होंगी। तो इन सब चीजों को लेकर अब फिलहाल जब प्रतिनिधिमंडल ईरान का पहुंच चुका है, अमेरिका का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। जेडी वेंस के अलावा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जो ज्यादातर बातचीत का हिस्सा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी मौजूद है और सेंटकॉम के कमांडर भी इस बातचीत में मौजूद रह सकते हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। तो अब देखना यह होगा कि आगे वार्ता में क्या होता है। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी सैयद अली अदनान साहब। सैयद अली अदनान साहब, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। ये डेलीगेशन पहुंच चुका है, ईरान का डेलीगेशन पहुंच गया है और अब अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचने को ही है और छावनी में तब्दील है इस्लामाबाद। बातचीत जो है वो अच्छे ढंग से हो, इसके लिए इस्लामाबाद पूरी तरह से तैयार है। दोनों पक्षों से क्या खबर आ रही है, आपके पास क्या कुछ खबर है, ईरान से क्या खबरें आ रही हैं, जरा ये बताइए। बहुत बड़ा दिन है आज का। इस पूरे घटनाक्रम में 40 दिनों से जिस ढंग से पूरी धरती थरथर कांप रही थी, थरथर कांपने का मतलब यही है कि आप जिसको देखिए वही मिसाइलें दाग रहा है और कब क्या हो जाए पता नहीं। और ऐसी हालत में अगर शांति वार्ता की गुंजाइश बनी है, दो दल अलग अलग यानी दो पक्ष अलग अलग ढंग से अगर आ रहे हैं बात करने के लिए, एक टेबल पे बात करने के लिए तैयार हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन क्या कुछ खबरें आपके पास हैं अदनान साहब? जी बहुत शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो आपको और आप आराधना जी को सलाम अर्ज है। बहुत ही अच्छी खबर आराधना जी खुद वो दे रही थी। बस मैं इसमें ऐड इतना करता चलूं कि अमेरिका से तकरीबन 300 लोग आ रहे हैं और ईरान से जो 71-72 की लिस्ट आई है, ये आपस में अदद का फर्क है। जहां तक बात है कि ये दोनों डेलीगेशन जो पहुंचे हैं, ईरान का तजुर्बा, राजीव जी आपने इस पे रिपोर्टिंग की है, ईरान का तजुर्बा तल्ख है, कड़वा है, अच्छा तजुर्बा नहीं है। ईरान जो है वो इसके पहले भी नेगोशिएशन टेबल पर था 12 दिन की जंग में। ईरान पर 12 दिन की जंग में नेगोशिएशन टेबल पर होते हैं तो पीछे से हमला होता है। और इस बार भी 28 फरवरी को 5वें दौर की बैठक होने वाली होती है, फैसला आने वाला होता है और फिर ईरान पर जो है बड़े पैमाने पे हमला होता है। और इस बार हमले की शुरुआत, जैसा कि आराधना जी ने बयान फरमाया, 168 बच्चियों के हमले से होता है।
शुरुआत होती है। और जब वहां लोग पहुंचते हैं इस हमले के बाद मलबा हटाने के लिए, तो फिर दोबारा हमला होता है और मलबा हटाने वाले भी शहीद हो जाते हैं। और उसके 1 घंटे के बाद फिर हमला होता है, आयतुल्लाह खामनाई उनकी शहादत होती है। तो ईरान का तजुर्बा बहुत ज्यादा बुरा है अमेरिका को लेके। लेकिन ईरान का मूड क्या है, ईरान ने अब तक क्या पैगाम दिया है और ईरान की जनता इसको किस तरह ले रही है, खासकर मैं आपको आप तवज्जो जल्ब कराना चाहूंगा। सीज फायर के बाद का जो पहला बयान आया है सुप्रीम लीडर का, उन्होंने अपनी आवाम से किस तरह खिताब किया है, इससे बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाती है। गालिबाफ साहब क्या कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट पेजेश्कियान क्या कहते हैं, अगर आरागची क्या कहते हैं, वो सब अपने आप में एक अहम बात है। लेकिन जब सुप्रीम लीडर कोई बात कहता है तो उसकी महत्व ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने साफ ये कहा कि जो है हमारी अवाम की जो इस 40 दिन के जंग की हीरो है, उससे मेरी गुजारिश ये है कि इस डिप्लोमेसी के मैदान में भी वो आगे खड़ी रहे, वो घर न जाए, अभी भी जंग जारी। अगर आपका मैदान में रहना, आपका मैदान में खड़े रहना इस नेगोशिएशन पर असर डालेगा। क्या असर डालेगा कि आया अमेरिका अपनी शर्त मानने पर राजी होता है या हमको मजबूर करता है कि भाई आपकी आवाम तो घर चली गई है, अब आप इन 10 शर्तों को छोड़िए, 10 के बजाय 8 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। अगर हमें 10 पर डटे रहना है तो उस 10 पर डटे रहने के लिए इस आवाम का बहुत बड़ा किरदार है। और एक और बात मैं ऐड करता चलूं राजीव जी, कि ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने जंग को सीज फायर किया है या जंग बदल दी है, जंग को हमने खत्म कर दिया है, बल्कि ईरान के IRGC का ये साफ बयान है कि हमने जंग का मैदान बदला है। अभी तक जंग जो है वो मिसाइल से, ड्रोन से हो रही थी, जंग का मैदान अलग था। अब हमने जंग का मैदान डिप्लोमेसी का मैदान कर दिया है। और ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इस मिसाइल वाली जंग के हम फाते हैं, उसी तरह से डिप्लोमेसी के मैदान भी हम फाते बनेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका बात करने लायक नहीं है, उसके बावजूद भी हम ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जो बात करने के लायक नहीं है, जिससे हमको 2 बार धोखा मिल चुका है, हम दुनिया की शांति के लिए, दुनिया में अमन सुकून के लिए बात करने को तैयार है। लेकिन 3 बार लेकिन कह के मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकिन अमेरिका का जो रैबिट डॉग है इस्राइल, क्या इस वार्तालाप को, इस सीज फायर को होने देगा या नहीं होने देगा? हमने देखा राजीव जी कि 2025 12 दिन की जंग का जब सीज फायर होता है, अल उदैद पे हमला होने के बाद उसी के 3 घंटे के बाद इसराइल की तरफ से ईरान पे हमला होता है। जब ये खबर मीडिया के जरिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचती है तो बाकायदा वो मीडिया पर नेतन्याहू को गाली बकते हैं और कहते हैं कि ये बंदा सीज फायर नहीं करवाना चाहता है। 2026 के सीज फायर में यही होता है, जो ही सीज फायर का ऐलान होता है और लबनान का नाम आता है, फौरन ही 2 घंटे के बाद इसराइल लबनान पे 40 साल का सबसे बड़ा हमला करता है, जिसमें 250 लोग शहीद होते हैं। तो मालूम ही चलता है कि इसराइल को कहीं ना कहीं इस बात की खबर है कि अगर ये 10 शर्तें मान ली जाती हैं और अमेरिका यहां से निकल जाता है, तो फिर इसराइल को कौन है कि जो मिलिटेंट सपोर्ट देगा, कौन है जो पैसा देगा, कौन है जो उसको किसी भी एतबार से मदद देगा? तो अमेरिका के जाने से इसराइल का वजूद खतरे में है, इसलिए अमेरिका का इसराइल रैपिड डॉग नहीं चाहता है। और जॉन केंट ने भी ये बात कही कि अगर अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो तो सबसे पहले वो इसराइल के जो उसका पालतू कुत्ता है उसको कंट्रोल करे। बस एक आखिरी बात जो मैं ऐड करता चलूं कि अगर ये सीज फायर हो जाता है तो सबसे पहली आंच इसकी जो पड़ेगी वो नेतन्याहू पर पड़ेगी, क्योंकि उनको ICC की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया है, जिसकी ट्रायल मंडे से शुरू होने वाला था। तो अगर ये सीज फायर का हवा खत्म होता है और सीज फायर खत्म हो जाती है तो नेतन्याहू कहीं ना कहीं जेल जाते हुए नजर आएंगे। इसी बिना पर नहीं लगता कि सीज फायर होने देगा ये नेतन्याहू स्टाइल। तो अभी भी भरोसा नहीं है कि सीज फायर होगा या नहीं होगा। ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बीच ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसमें आपने देख लिया, ईरान नहीं बल्कि अब हम इस्लामाबाद की बात करें इस वक्त तो ज़्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद वार्ता, और इस वार्ता से निकल कर क्या कुछ आ रहा है हम सीधे लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि ईरान का डेलीगेशन कल रात को ही, जो कल और आज की दरमियानी रात थी, उस रात को ही पूरा डेलीगेशन आ गया। 71 लोगों का डेलीगेशन अगर ईरान से आया है तो 300 लोगों का डेलीगेशन जो है वो अमेरिका से आया है, JD वेंस के नेतृत्व में। JD वेंस जो हैं वो यहाँ
क्या कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि जब वो निकल रहे थे अमेरिका से तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम अपने प्रेसिडेंट का पैगाम लेकर आए हैं और ईरान से चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता हो और दुनिया में शांति कायम रहे, इसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन जेडी वेंस के इस्लामाबाद लैंड करने से पहले 2 घंटा 3 घंटा पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बयान आया है वो खतरनाक बयान है। उस बयान को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो लगता है कि अमेरिका कतई और जिस पर भरोसा नहीं करता है, ईरान कभी भी इजराइल की बात नहीं करता। ईरान अभी भी हमारे साथी सैयद अली अदनान साहब भी कह रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा, और ये भी तय तो अमेरिका ही करता है कि क्या करेगा। इजराइल के पास अगर हथियार हैं तो किसके हथियार हैं? इजराइल अगर कुछ भी हमला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो किसके बल पर, किसके दम पे कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका क्या सचमुच ये शांति वार्ता चाहता है? एक बड़ा सवाल है। और अगर चाहता है, अगर 300 लोगों का डेलीगेशन लेकर आया है अमेरिका, तो फिर क्या वो सचमुच आज इस जब उठेंगे शाम को, जब वार्ता खत्म होगी तो इसके बाद दुनिया की तस्वीर क्या बदलेगी? क्या इस तस्वीर में ईरान में शांति का पैगाम होगा, का पैगाम होगा? ये एक बड़ी बात है। जरा सुनते हैं यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से, क्योंकि अगर आप शांति चाहते हैं तो भड़काऊ बयान नहीं देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भड़काऊ बयान क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारे 2 साथी यहां पे मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ आराधना मौजूद हैं और इधर हमारे साथी सैयद अली अदनान साहब मौजूद हैं। इन दोनों के जरिए हम समझेंगे कि आखिर इस भड़काऊ बयान के मायने क्या हैं। इस्लामाबाद भी चलेंगे, वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। सुनिए जरा यहां डोनाल्ड ट्रंप को। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. तो यहाँ साफ साफ आराधना, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये थोड़ा सा नहीं लगता कि ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आता। एक बार वो कहते हैं शांति चाहिए, एक बार वो धमकाते हैं और इनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और हम जो कह देंगे वो आपको मानना होगा। कभी वो थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं, नम्र दिखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो बयान इस ढंग से दे देते हैं जिसमें दूसरा जो पक्ष है वो नाराज़ दिखाई देता है। जबकि आप देख लीजिए ये तस्वीर, आप देखिए ये तस्वीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो अभी हम तस्वीर देख रहे थे, प्लेन की तस्वीर, आखिर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी अगर 168 छात्राओं, बच्चियों की मौत की तस्वीर अगर कोई देखे और उसमें भी इन तस्वीरों के साथ अगर ये डेलीगेशन आया है तो ये साफ पैगाम दे रहा है कि आपने हमारे ऊपर जो कहर बरपाया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए कम से उसकी शर्मिंदगी तो आपको आनी चाहिए, इसके लिए कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए। और खबर ये आ रही है कि ईरान ने सबसे पहली शर्त ये रखी है, अदनान साहब, पहली शर्त ईरान ने ये रखी है कि जो मिनाब में हुआ उसके लिए पहले आप माफी मांगिए, उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। पहली शर्त, 10 शर्तें तो अलग हैं जो उसको बेस बनाकर आज बातचीत होगी, लेकिन मिनाब के घटनाक्रम पे अभी तक आपने 2 शब्द अगर नहीं कहे, सॉरी तक नहीं कहे अगर आप, तो फिर बातचीत का क्या मतलब है? आपके लिए अगर मानव अधिकार नाम की चीज नहीं है, आपके लिए ह्यूमैनिटी आपके शब्दकोश में अगर डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप मानव नहीं, आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। आप जंगलों में रहिए जाकर, ज्यादा से ज्यादा रहना है तो, नहीं तो जाइए जहां जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बीच उधर से बिटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस, इनके साथ 300 लोगों का डेलीगेशन वो पहुंच चुका है। विजुअल बहुत जल्द हम आप तक लाएंगे। जरा जल्दी से आराधना आपके पास आता हूं, फिर अदनान साहब आपके पास आता हूं। यहां पर क्या आपको लगता है कि जो शर्तें हैं उसमें भी ईरान की पहली शर्त आज कि पहले इसके लिए माफ़ी मांगिए, ये शर्त लगता है आपको कि अमेरिका मानेगा, या यहाँ पर जब दोनों आमने सामने हैं तो इस शर्त को मानने के लिए वो मजबूर होगा?
बिल्कुल राजीव जी, अगर देखा जाए तो ईरान तो अड़ गया है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब पहले आप माफी मांगेंगे, जब पहले आप ये कबूल करेंगे कि हाँ आपसे अपराध हुआ है, इन मासूम बच्चियों की जान आपने ली है। तो ऐसे में तब तक ये बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, ये कह लीजिए। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, ये सीधा ये विमान लैंड हो रहा है इस्लामाबाद में। लैंड हुआ जेडी वेंस का प्लेन। ये जेडी वेंस का प्लेन जो है लैंड कर रहा है इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पे, और ये तस्वीरें सीधे इस्लामाबाद से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की तस्वीर, पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान लीड लेता हुआ। तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान ने शांति के लिए कुछ तो किया है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसे शांति के लिए पाकिस्तान ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए, वैसे ही पड़ोसी देशों के साथ यानी भारत और दूसरे देशों के साथ जो कई बार यहां पर उठापटक वाली स्थिति हो जाती है, उसमें भी शांति स्थापित करने में पाकिस्तान आगे आए, हिंदुस्तान आगे आए। दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों जगह शांति कायम रहे, इसकी हम जरूर उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से भी होगी, ऐसी कोशिश भारत की, हिंदुस्तान की तरफ से भी होगी। लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, बात यहां पर इस्लामाबाद की हो रही है, बात यहां पर पश्चिम एशिया की हो रही है, बात यहां ईरान की हो रही है, बात यहां इजराइल और अमेरिका की हो रही है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आ गया है, और ये अभी आप तस्वीर देख रहे थे, लैंड कर रहा है जेडी वेंस और विटकॉफ और कुशनर का विमान, और इसमें 300 लोगों का डेलीगेशन, बड़ा डेलीगेशन। कल जब ये लोग निकले थे वहां से, अमेरिका से, वाशिंगटन डीसी से, तब भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी हमने, और वाशिंगटन डीसी से जो पैगाम था इनका जेडी वेंस का, वो भी जेडी वेंस क्या आपके पास क्या खबर है? जेडी वेंस किस ढंग के नेगोशिएटर हैं, जरा ये बताइए अदनान साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि नेगोशिएटर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा नेगोशिएशन पे अपनी बात होनी चाहिए। आप दोनों हमारे साथ हैं, और उसमें भी अगर बातचीत और जंग के मैदान से निकलकर, अभी आप बता रहे हैं कि जंग के मैदान से निकलकर यहां पर इस मैदान में आए हैं जहां पर सीज फायर का मैदान है, जहां शांति को आगे, जंग यहां पे भी है, ये छोटी मोटी जंग नहीं है, ये जंग उससे बड़ी जंग है, वो ये समझ में आ रहा है। जान माल की क्षति नहीं होगी, लेकिन आज बातचीत अगर नहीं हो पाई, फाइनल नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद क्या होगा ये हम सब जानते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ी जंग है। इस जंग के लिए जेडी वेंस कितने तैयार नजर आते हैं? ईरान का प्रतिनिधिमंडल, ईरान का डेलीगेशन ऑलरेडी बता चुका है, और ये जो तस्वीरें हम देखते हैं, जब ताबूत हम देखते हैं कि यहाँ कंधे पे उठाए हुए ईरान के लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये तस्वीरें बहुत झकझोर कर रख देती हैं, और ऐसी तस्वीरें खूब आती रही हैं ईरान से पिछले 40 दिनों में। इसीलिए कैसे नेगोशिएटर हैं यहाँ पे जेडी वेंस? अदनान साहब जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कल आपने ये खबर भी सुनी होगी राजीव जी कि वहाँ के ईरान के रेड क्रॉस ने भी लिस्ट जारी की। तकरीबन 1,25,000 सिविलियन यूनिट्स तबाह हुई हैं ईरान में, जिनमें से 850 स्कूल्स हैं। तो हम सिर्फ मीनाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीनाब में 168 बच्चियां शहीद होती हैं, उसके बाद से फौरन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी 850 स्कूल ढा दिए जाते हैं। अगर वो खुले होते, बच्चे पढ़ रहे होते, तो न जाने कितने हजार बच्चे इस वक्त शहादत पा चुके होते। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आना चाहूंगा पहले ट्रंप के बयान पर, कि ट्रंप आकर जो है ये कहते हैं, फिर उन्होंने जो है एक बेवकूफी की, और जो 40 दिन में हमने आपके साथ कई मरतबा गुफ्तगू की, किस तरह से ट्रंप अपने बयानात को सुबह शाम बदलते रहते हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं, जो आपके सामने तस्वीर है, उनका ये बयान, नेवी खत्म हो गई है, उनका फोर्स खत्म हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए, आपके दर्शक को ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका कभी भी किसी कमजोर मुल्क से नेगोशिएशन नहीं करता है। वो कमजोर मुल्क का हाल वेनेजुएला वाला और क्यूबा वाला करता है, वो उससे बातें नहीं करता है। बात करना बता रहा है कि आप ईरान की ताकत के सामने झुक चुके हैं, और ईरान जंग के 10वें ही दिन से, अभी 1 महीने पहले से आपने जो है बाकायदा सीज फायर के लिए मांग उठाना शुरू कर दी थी। जब सारे यूरोपियन ममालिक ने और सारे दूसरे वेस्ट के मुल्क ने मना कर दिया, तो आप जो है पाकिस्तान के पास रिक्वेस्ट लेकर आए कि मेरी सीज फायर ईरान से करवा दो।
तो ये समझ में आता है कि आप कितने बड़े हार के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन आपका वही है कि रस्सी जल गए पर बल नहीं गए वाला हिसाब है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जेडी वेंस कैसे नेगोशिएट करेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जब ये बात वो जो 25वां संशोधन लाने की बात हो रही थी कि जब आपका प्रेसिडेंट गायब हो जाए या मर जाए या पागल हो जाए तो उसको बदलते हैं, तो उसे कौन बदलता है? राजीव जी, उसे बदलने वाला खुद ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जेडी वेंस के अंदर अमेरिकी अवाम ये सलाहियत देखती है और कहीं ना कहीं जेडी वेंस साहब को भी अपनी एक छवि अमन पसंद वाली पेश करनी है। क्यों? क्योंकि जो है ट्रंप का ये दूसरा और आखिरी दौरा है। इसके बाद ट्रंप जो है वो खड़े नहीं हो सकते हैं प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए, क्योंकि वहां का कानून ये कि 2 ही पद बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडी वेंस अपने आप को ट्रंप के बाद वाला एक प्रेसिडेंट के चेहरे के रूप में देख रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि वो यहाँ से एक ऐसा पैगाम लेके जाए अपनी अमेरिकी आवाम के लिए, वो 1 करोड़ की आवाम की जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उतरी थी, उन्हें थोड़ा सा मुतमईन कर पाए, तेल का दाम कम करवा पाए, ताकि अगले बार जब इलेक्शन हो कुछ महीनों के बाद, तो जेडी वेंस कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बनते हुए नजर आए। तो उनके जहन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहेंगे कि इस वक्त नेगोशिएशन जो है वो अच्छे तरीके से वो अंजाम दे पाए। वेंस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि उनको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है और ये पहले से ये बात सब जानते हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे जेडी वेंस आने वाले समय में 3 साल बाद। अभी लगभग 3 साल का 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है और उसके लिए अभी तो उससे पहले रिपब्लिकन्स को मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है इसी साल नवंबर में, और नवंबर में इनकी हालत बहुत ख़राब होने जा रही है क्योंकि रेटिंग इनकी काफ़ी डाउन हो गई है रिपब्लिकन्स की अमेरिका में। और इन सब के बीच जेडी वेंस का आना, जेडी वेंस के साथ साथ कुशनर और विटकॉफ, आप जानते हैं ये दोनों यहूदी हैं, दोनों यहूदी हैं, यानी इजराइल जो यहूदियों का देश है और उसके समर्थक माने जाने वाले दुनिया में कई ढेरों यहूदी हैं। अब ये समर्थक हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन हैं, इतना हम जानते हैं, कुशनर भी विटकॉफ भी दोनों, और उसमें से कुशनर तो इनके दामाद ही हैं डोनाल्ड ट्रंप के। थोड़ा सा इस पहलू को भी समझने की जरूरत है। रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुशनर का और सन इन लॉ वाला है, लेकिन उसके अलावा बिजनेसमैन विटकॉफ और बिजनेसमैन कुशनर और उसके साथ जेडी वेंस जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं, ये क्या गुल खिलाते हैं। क्योंकि जब वो निकल रहे थे जेडी वेंस, तो उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत सही दिशा में नहीं आई, तो फिर पटरी पर नहीं आई, तो फिर हम भी बताएंगे कि हम क्या हैं। यानी धमकाने का अंदाज में वो भी निकले थे वहां से, अमेरिका से। और धमकाना का अंदाज अभी आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हमारे स्क्रीन पर, वहां से भी धमकाने का अंदाज साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। जो वो कह रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बार बार बीच में हॉर्मुज को बिल्कुल छोड़ दिया था इन्होंने कहा था कि जो हमारा हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका हॉर्मुज स्ट्रेट से लेना देना है वो आकर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा लें। ये बात वहां पर हुई थी। इस बीच ये प्लेन देखिए लैंड करते हुए यहां नूर खान एयरबेस पे इस्लामाबाद में, और ये प्लेन जो है ये जेडी वेंस का प्लेन है, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्लेन। और यहां से फिर तस्वीरें दिखाई देंगी, दूसरी तस्वीर जब वार्ता होगी। बातचीत को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आराधना, आपके पास आना चाहता हूं, बातचीत से क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। इस बीच देखिए पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान वार्ता कौन कौन शामिल है, ये तस्वीर यहां पर देखिए कौन कौन है। यहां जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, कुशनर हैं, फिर ब्रैड कूपर हैं। ये 4 प्रमुख रूप से यूनाइटेड यहां स्टेट ऑफ अमेरिका से, और ईरान से यहां पर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं, अब्बास अरागची हैं, माजिद रवानची हैं, और मोहम्मद बागेर जोलोगादर हैं। तो नाम हो सकता है कि थोड़ा मैं गलत पढ़ दूं, तो माफ़ी चाहता हूं। और इधर पाकिस्तान से शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर, ये 2 प्रमुख रूप से। इसार डार जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी हैं, और मोहम्मद आसिम मलिक भी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, NSA हैं वहाँ के। ये चार प्रतिनिधियों की टोली है। और ये प्रतिनिधि चारों, ये आप देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान की 4 यहाँ पर डेलीगेट्स, और इसके बाद अमेरिका के 4 डेलीगेट्स और 4 ईरान के। ये 4
4-4-4 यानी 12 लोग मिलकर, 1 दर्जन लोग मिलकर और पश्चिम एशिया में कैसे शांति स्थापित हो और शांति के साथ साथ इस पर कैसे फुल स्टॉप लगाया जाए, इसकी तस्वीर यहां पर तय करेंगे। आज क्या कुछ यहां से आ रही है, बातचीत कैसे होगी आराधना, और बातचीत में क्या क्या खबरें वहां से आ रही हैं? क्या बातचीत आमने सामने की होगी या बातचीत जो है अलग अलग कमरे में होगी, फिर एक साथ होंगे? क्या आ रही है खबरें वहां से? बिल्कुल राजीव जी, बातचीत को लेकर अगर कहें तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनका बयान बताना चाहूंगी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये बातचीत या तो फिर ये ईदर इट विल मेक और इट विल ब्रेक। उनका सीधा इशारा सीजफायर की तरफ है कि इस बातचीत के 2 ही नतीजे हैं, या तो शांति स्थापित होगी या जंग दोबारा छिड़ जाएगी। यानी ये बातचीत कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, उनके इस बयान से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ईरान जंग के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही अभी ये जंग खत्म होना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा था। जिस तरह ऊर्जा संकट हमने देखा तमाम देशों में, पाकिस्तान में खुद लॉकडाउन जैसे हालात बन गए थे। तो ऐसे में ये बातचीत बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब ये बातचीत आगे बढ़ती है तो ये बयान आया है। इस बीच बिल्कुल गालिबाफ, एमबी गालिबाफ जो वहां के संसद के चीफ हैं, स्पीकर हैं, उनका बयान इनकी लीडरशिप में डेलीगेशन यहां पर है इस्लामाबाद में। हमारी मंशा अच्छी है, कह रहे हैं साफ साफ, हमारी मंशा अच्छी है, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं है। अमेरिकियों के साथ बातचीत में हमारा अनुभव हमेशा असफलता और समझौतों के उल्लंघन से भरा रहा है। एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्वास नहीं होता। जो भरोसे वाली बात है, वो भरोसा जो है वो कैसे अमेरिका कायम करेगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और मोहम्मद बागिर गालिबाफ का ये बयान काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मंशा, यानी हम दिल से चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, लेकिन शांति और अमन की बात से अलग आप सीधे सीधे यहां पर अगर विश्वासघात करते हैं, हमारे पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। हम एक तरफ बातचीत कर रहे थे जिनेवा में और उसके बाद आप दूसरे ही दिन हमारे ऊपर 26 तारीख को ये बातचीत कंक्लूड करने की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारी बातचीत ये होती है कि हम तीसरी बैठक में सब कुछ फाइनल कर लेंगे, ड्राफ्ट तैयार करवाया जाता है। इसमें ओमान जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, लेकिन आप करते क्या है? आप सीधा सीधा यहां से आप बम्बार्डिंग करते हैं और सुप्रीम लीडर को मार डालते हैं, 48 और लोगों को मार डालते हैं। मिनाब में आप इन बच्चियों की तस्वीरें हैं, इन बच्चियों को मार डालते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, इनको मार डालते हैं। इसके अलावा अभी हमारे साथी सैयद अली अदनान साहब बता रहे थे कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, और पूरा का पूरा एक अलग माहौल है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। और उसके बाद आप अगर भरोसे के लायक अगर नहीं हैं तो कैसे भरोसा किया जाए? भरोसा कैसे आप दिलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जरा आना चाहता हूं अदनान साहब, जरा आपके पास, कैसे भरोसा दिलाएगा अमेरिका? क्या करे अमेरिका कि ईरान को भरोसा हो जाए? जी, बहुत अच्छी बात कही थी इमाम खुमैनी ने राजीव जी कि अगर अमेरिका ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तब भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अगर अमेरिका आपसे हाथ मिलाएगा तो जब आप अपना हाथ छुड़ाइए तो अपनी उंगली चेक करिए कि पूरी आपकी उंगली है या नहीं है। तो अमेरिका कुछ भी कर ले, ईरान का पिछले 47 साल का तजुर्बा है, अमेरिका पर ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब आप सवाल कर सकते हैं, हमारे दर्शक पूछ सकते हैं कि जब भरोसा नहीं फिर बातचीत क्यों? तो ईरान बताना यही तो चाह रहा है कि ईरान डिप्लोमेसी के मैदान में किस कदर का बड़ा बादशाह है कि उसे 47 साल से डिप्लोमेसी निभाने आता है। उसको भरोसा ना होने के बावजूद भी जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्रस्त हो रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है, और अमेरिका किस तरह से अपनी बयानबाजियों को बदलता चला जा रहा है, उसके बावजूद भी अमेरिका से ईरान बात करने को तैयार है। इसलिए नहीं कि उसको अमेरिका पर भरोसा है, इसलिए कि उसे दुनिया की फिक्र है। वो नेगोशिएशन करना जानता है, वो बातचीत से राह हल की तरफ बढ़ना जानता है, जबकि उसका तजुर्बा 2 बार का, खासकर मैंने अपने शुरू में ही ये बात कही थी जो गालिबाफ साहब का आपने अब बयान चलाया है, मैंने यही बात कही कि ईरान को अमेरिका पर इस 2 बार के तजुर्बे के एतबार से, खासकर जब वो टेबल पर होता है, उस पर हमला होता है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है अमेरिका के ऊपर ईरान को। बस एक मैं इस्लाह कर दूं ताकि जो है हमारे दर्शक तक की बात पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग संजीदा गुफ्तगू करते हैं और दर्शक भी हमारे सुनते हुए हैं। ये जो 4 नाम आपने बयान किए ईरान की तरफ से, जो चौथे जो काउंसिल के हेड हैं,
सेक्रेटरी काउंसिल के हेड आ गए जुल्कादर साहब, उनका आना कैंसिल हो गया, वो नहीं आ सके हैं। उनकी जगह पर लाया गया है आ गए अब्दुल नासिर हिम्मती, जिनका नाम पढ़ा था आराधना जी ने कि जो नेशनल बैंक के हेड है, तो उनको बैठाया जाएगा, वो जो है इसमें आकर बात करेंगे। बस एक आखिरी बात मैं ऐड करता चलूं कि राजीव जी, इस वक्त मसला ये है कि अमेरिका पर ना भरोसा है, और क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि उसकी सुप्रीमेसी का जनाजा ईरान ने निकाल दिया है, लिहाजा अब वो जो बौखलाहट है, वो जो घबराहट है, वो जो डर है, वो मुख्तलिफ बयान की शक्ल में आ रही है। कभी ट्रम्प कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा देंगे, वो तो पहले से खुला हुआ था। कभी आकर जो है ये उनके दामाद कहते हैं कि हम अपना ताकत दिखाएंगे, तो सारी ताकत निकल चुकी है, बस उसका इजहार होना बाकी है। अब देखना ये है कि ये जो नेगोशिएशन है, ये अपने किस मरहले तक जाके पहुंचती है और इसमें इसराइल किस हद तक साथ देता है। जी बिल्कुल, जरा ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि लेबनान का जिक्र बार बार आता रहा, लेकिन क्या आज लेबनान का जिक्र यहां आएगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा, दो चीज का अहम तस्करा मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब ये तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, ये फ्लाइट में 168 बच्चियों की, तालिबाफ साहब ने फौरन ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल के, कहा कि ये हमारा कंपनसेशन है। तो आगाज तो इसी से होगा कि भाई हमारे 168 बच्चियों का कंपनसेशन ये है कि आप पहले माफी मांगे और इसका जो भी हर्जाना है वो दें। और आपने ये भी खबर देखी होगी कि 6 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर जो ईरान के सीज कर दिए गए थे वो छुड़ाए गए हैं। वो पहले उसकी खबर आई है कि 7 बिलियन डॉलर छोड़े जाएंगे, तब ईरान का जो है ये नेगोशिएशन टीम निकली है। आपका जो सवाल था कि लबनान का जिक्र, ईरान की शर्त ही ये है कि लबनान नहीं बल्कि तमाम तर जो रेजिस्टेंस एक्सेस है, जहां जहां पर जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हशदुश्शाबी हो, चाहे वो इसराइल में जो इसराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, उसमें इंक्लूडेड अलग से लबनान किया गया है। वो इसीलिए कि इन जंगों पर भी जंग बंदी होगी। और ये बात बिल्कुल साफ आ गए मुश्तबा खामनई जो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने इस बयान में कि जो सीजफायर के बाद आया है उसमें रखा कि अगर सीजफायर होगा तो तमाम फ्रंट पे होगा, वरना सीजफायर नहीं होगा, जंग जारी रहेगी। ये बहुत ही बड़ा बयान है कि आप देखें कि किस तरह से अमेरिका जो है जब उस पर मुसीबत पड़ती है तो वो अपनी प्रॉक्सी को छोड़ भागता है और इसराइल को अकेला छोड़ देता है, लेकिन ईरान उनमें से नहीं है। ईरान ये चाहता है कि शांति सिर्फ ईरान में ना आए बल्कि ये पूरा वेस्ट एशिया, खासकर मिडिल ईस्ट, अमेरिका के पतन से आजाद हो। बहुत बड़ी बात, आप एक ब्रेकिंग खबर आपने बताई है कि ये जो फ्रीज किए गए रुपए, जो पैसे थे इनके ईरान के, वो उसको यहाँ छुड़वाने के बाद ईरान का डेलीगेशन निकला है। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है हमारे लिए, क्योंकि ये जो 3 डिमांड थी इनकी, उसमें से एक लेबनान के ऊपर हमला रोकिए, दूसरा था यूरेनियम संवर्धन जो है उसको आप स्वीकृति दीजिए, और तीसरा जो था इसमें यही जो पैसे जो आप फ्रीज करके रखे हुए हैं उसको छोड़िए। यानी ये तीसरे शर्त से शुरुआत हो गई है, इसको ऐसे माना जाए? जी 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 अदनान साहब। कहीं ना कहीं राजीव जी, इसको भी एक तरह से ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी अवाम कंपनसेशन के रूप में देख रही है, क्योंकि ईरान की ये शर्त थी कि भाई हमारा पैसा जो आपने इतना 1,25,000 हमारे ये सिविलियन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी भरपाई कहां से होगी। उसका पहला कदम यह है कि जहां जहां भी हमारे फंड आपने जो है फ्रीज कर दिए उसको छोड़ा जाए। तो कल ये रात लेट नाइट की खबर है कि 7 बिलियन डॉलर की रकम जो फ्रीज थी उसको छोड़ा गया है, तब जाके ये जो है लेट नाइट अगर कालीबाग का जहाज वहां से रवाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का पता है कि ईरान ने बहुत कुछ खो दिया है इस जंग में। ईरान से बात करना है तो ईरान की शर्त पे बात करनी होगी। सीजफायर की हमें पड़ी है, ईरान को नहीं पड़ी है। ईरान जंग के मैदान में अपर हैंड है, लिहाजा हमें जो है यहाँ पर भी ईरान को अपर हैंड रखना होगा और उससे उसकी शर्तों को मानना होगा, जैसा कि अब तक हमको नजर आ रहा है कि मानी है अमेरिका ने कुछ शर्तें। अब आगे क्या होता है वो हमें देखना।
बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या होता है, क्या खबरें आ रही हैं आराधना, जरा आपसे समझना चाहता हूं क्या खबरें। ये खबर आ रही है कि आज जो पहले 8 बजे से जो मीटिंग होनी थी सुबह 8 बजे से, वो अब रीशेड्यूल कर दी गई है क्योंकि जेडी वैंस जो हैं वो लेट, पहले हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ईरान का डेलीगेशन लेट आएगा, लेकिन ईरान का डेलीगेशन रात को ही पहुंच गया और अमेरिका का डेलीगेशन, चूंकि दूरी है ज़्यादा, ईरान तो बगल में है और अमेरिका से जो निकले पेरिस में रुके, फ्रांस की राजधानी, और वहाँ से फिर इस्लामाबाद पहुँचे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और इसलिए अब 1 बजे की बात आ रही है। ऐसा ही है? बिल्कुल राजीव जी, ना सिर्फ बातचीत की शुरुआत ही डिले की गई है, बल्कि खबर यह भी आ रही है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जो बातचीत आज दिन भर में पूरी हो जानी थी वो कल भी यानी रविवार को भी कंटिन्यू हो सकती है, जारी रखी जा सकती है। क्योंकि देखा जाए बातचीत की पूरी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले खबर यह आ रही है कि हो सकता है कि पहले पाकिस्तान और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठकर बातचीत करे, फिर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से अपनी बातचीत करेगा और पाकिस्तान दोनों के मैसेजेस को, संदेशों को आदान प्रदान करेगा और इसके बाद फाइनल कंक्लूसिव बैठक होगी, आमने सामने की बैठक होगी अमेरिका और ईरान के बीच। तो ये बातचीत अब ऐसा हो सकता है कि आज पाकिस्तान के सामने दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखें और कल ऐसा देखा जा सकता है कि कल अमेरिका और ईरान आमने सामने की बैठक करें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है राजीव जी कि इस बैठक में भी क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा, क्योंकि अभी जैसा अभी अदनान जी ने बताया कि अभी जो फ्रीज असेट्स थे उनको रिलीज करने की खबरें आ गई हैं, वो रिलीज कर दिए जाएंगे या कर दिए गए होंगे अब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं तो उधर से नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि इस बातचीत में जिस तरह सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान की 10 शर्तों को मंजूरी दी कि चलिए हम इन 10 पर बातचीत करेंगे, हालांकि जिस तरह उनका विरोध हुआ, व्हाइट हाउस ने उसके बाद बयान पलट दिया कि नहीं, ट्रंप ने तो खबरें कूड़ेदान में फेंक दी थी, ट्रंप ने इन शर्तों को कूड़ेदान में डाल दिया था और अमेरिका ने जीत हासिल की है इस जंग में। बार बार अमेरिका की तरफ से यही बयान दिए जा रहे हैं। तो इस बैठक में क्या वाकई वो जीत हासिल कर पाएगा या फिर ईरान जिस तरह अपनी शर्तों पर अडिग है, जिस तरह उसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल का क्रूर चेहरा पेश कर दिया है, दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, 168 छात्राओं की तस्वीरें स्कूल बैग्स के साथ जिस तरह वो वहां पहुंचा है और अभी तक इस जंग में जिस तरह उसने अमेरिका और इजराइल को मात दी है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आज सीजफायर की टेबल पर सारे प्रतिनिधिमंडल इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक वजह यह है कि ईरान को झुकाने में अमेरिका और इजराइल नाकामयाब रहे। और आज भी ईरान के पास, अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है, खुफिया रिपोर्ट्स में, कि आज भी ईरान के पास हथियारों का जखीरा बहुत बाकी है। उसके पास कई मिसाइलें और ऐसी मिसाइलें जो काफी ताकतवर है, काफी खतरनाक है, वो अभी भी ईरान के जखीरे में बाकी है। तो ऐसे में अगर इस मौके पर आकर सीजफायर हुआ है और इसे आगे बढ़ाने के लिए, पूर्णतः लागू करने के लिए अगर अब वार्ता हो रही है तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के आगे झुकने पर मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि बातचीत की टेबल पर क्या नजारा दिखाई देता है। क्या वहां भी अमेरिका इजराइल की शर्तों को मानने पर मजबूर होगा? क्या वो जो 10 की 10 शर्तें हैं, यूरेनियम संवर्धन से लेकर जो प्राइमरी सेकेंडरी इस पे प्रतिबंध लगे हैं वो सब, और ये जो जगह पूरे पश्चिम एशिया में जो जगह जगह इजराइल ने जंग छेड़ रखी है, आज भी खबरें आ रही हैं। हालांकि लेबनान पर इजराइल ने हमले कम किए हैं और यह भी कहा गया है कि वॉशिंगटन में अगले हफ्ते लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत होनी है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो गई है, उनकी गति कम हो गई है। तो लेबनान में भी आज भी हमलों की खबरें आई हैं, गजा में भी हमले की खबर आई है इजराइल की तरफ से, और वेस्ट बैंक में भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है इजराइल ने। तो ये बताता है कि इजराइल भी इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान की सभी शर्तें मान ली तो सबसे बड़ी समस्या इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए हो सकती है। जिस तरह उनके खिलाफ उनके ही देश में माहौल बना हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें 12 साल की सजा हो सकती है अगर जंग खत्म हो जाती है और इजराइल में सरकार सुचारू रूप से चलने लगती है। तो यह हो सकता है कि बहुत जल्द नेतन्याहू को सलाखों के पीछे जाना पड़े। उनके पीछे तो आईसीसी ने भी अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ और अभी इन सब के दौरान दोबारा उस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फंसा हुआ अगर कोई है वहां पर तो नेतन्याहू है, और इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि सीजफायर को जिस तरह उन्होंने मंजूरी दी, अमेरिका में उनका विरोध शुरू हो गया इस पर। उन्होंने जिस तरह ईरान की 10 की 10 शर्तें मान ली, खासकर हॉर्मूज पर ईरान ने कहा है कि हमारा कंट्रोल, इसे पुख्ता किया जाए, इसे मान्यता दी जाए।
ईरान ने यह शर्त रखी है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिका इन शर्तों को मंजूरी देता है तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में बुरी तरह घिर जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें भी महाभियोग का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ट्रंप के लिए अपने देश में भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जा रहा है राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और 1 बजे से बातचीत होगी और जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस पहले मुलाकात करेंगे वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, उसके बाद बातचीत होगी। जैसा आप बता रही हैं कि पाकिस्तान के 4 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो, यानी पाकिस्तान का जो डेलीगेट्स है वो 4 लोगों का जो डेलीगेट्स इधर से आया है, ईरान से आया है, इन दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। फिर वैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों के बीच बातचीत के बाद दोनों के बातचीत को एक दूसरे से एक्सचेंज करने का काम पाकिस्तान करेगा और इसके बाद दोनों की सहमति के बाद दोनों एक साथ बैठेंगे और तीसरा पक्ष जो होगा वो पाकिस्तान होगा। यानी पाकिस्तान जज की भूमिका में होगा और टेबल के एक साइड, बाएं साइड में अगर ईरान बैठा है तो दाहिने साइड में अमेरिका बैठा है और बीच में पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो, यानी जज की भूमिका में, दोनों के बीच शांति वार्ता, अमन के लिए आगे कैसे बढ़ें, ये सब कुछ आज दिन में 1 बजे से शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अदनान साहब। इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। 12 बजे से न्यूज रूम से सीधे लाइव देखेंगे आप और उसके बाद 1 बजे से दोबारा हम लेकर आएंगे और उधर बातचीत की शुरुआत होगी और क्या कुछ चल रहा है पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी से ठीक 4 मिनट बाद सीधे ले चलेंगे आपको न्यूज रूम और वहां से आप तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ ही रहेंगे और इसके बाद फिर 1 बजे से दोबारा लाइव हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो 12 से 1 लगातार आप देखिए हमारे साथी समीर जी के साथ, समीर आत्मन मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय के साथ आप सीधे पल पल की रिपोर्ट। उसके बाद 1 बजे से लगातार इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन और लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।